अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? क्लास, जो आज का हमारा डिस्कशन है वो आपके चैप्टर 3 के बारे में है। चैप्टर 3 के अंदर जो सबसे पहला सेक्शन है, बेसिकली चैप्टर 3 का मकसद क्या है? चैप्टर 3 का मकसद ये बताना है एग्जामिनर को कि जो एग्जिस्टिंग काम हुआ है जिसे आपने कंपेयर करना है, उसके अंदर सारे रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं वो चैप्टर 3 कवर कर रहा है। एग्जिस्टिंग कोर पेपर की मैथडोलॉजी के अंदर मैं कहता हूँ जी, रूट मीन स्क्वायर एरर। तो ये रूट मीन स्क्वायर एरर क्या है, इसका क्या मकसद है, ये चैप्टर 3 में ढूंढेगा एग्जामिनर। फिर आप अपने रिसर्च एरिया के अंदर बार बार एक टर्म इस्तेमाल करें जी, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, इसका रेफरेंस क्या है, वो चैप्टर 3 में देखेगा। फिर आप कहते हैं जी मेरी उससे प्रिसीजन इम्प्रूवमेंट इतनी है। प्रिसीजन कैसे कैलकुलेट हुई, क्या एग्जिस्टिंग ने की, प्रिसीजन कैलकुलेट नहीं की, वो चैप्टर 3 में ढूंढेगा। तो जो आपके रिसर्च एग्जिस्टिंग रिसर्च से रिलेटेड जितने भी रिसर्च कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर उसकी मेथडोलॉजी की, उसने किस तरह प्रॉब्लम को हल किया। बेसिकली मेथडोलॉजी ये है कि उसने प्रॉब्लम को हल किस तरह किया, वो तरीका क्या है, वो मेथड क्या है, इसको रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं। चैप्टर 3 में जो सबसे पहला सेक्शन आपका होगा वो होगा टर्मिनोलॉजीज का। टर्मिनोलॉजी एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जी, मेरे रिसर्च एरिया की प्रॉब्लम है। मेरे रिसर्च एरिया के अंदर प्रॉब्लम का नाम है जी डाइवर्सिटी। अगर आप scholar.google.com पे डाइवर्सिटी लिखेंगे तो आपको मिलियंस ऑफ पेपर्स मिलेंगे जहाँ पे डाइवर्सिटी के मुख्तलिफ मायने हैं। अब जो एग्जामिनर डाइवर्सिटी जानता है या उसके जहन में जो कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी का, वो मेरे थीसिस में अप्लाई होता है नहीं होता, उसका मुझे पहले से अपने आप के डिफेंस में, यानी मेरे डिफेंस में मुझे तैयार रहना है कि कहीं उसको कंफ्यूजन ना हो डाइवर्सिटी की, वो कोई और डेफिनेशन ना समझ ले डाइवर्सिटी की। तो मैं क्या करूंगा, मेरे थीसिस में जितनी भी या मेरे एरिया में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, मिसाल के तौर पे मेरी रिसर्च में सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन, डाइवर्सिटी, कोल्ड सॉर्ट, स्पार्सिटी, ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स का कुछ मफहूम है। मैंने क्या किया, मैंने इनके मफहूम को कोट्स के साथ, कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये एग्जिस्टिंग पेपर्स के अल्फाज हैं और ज़्यादातर कोर पेपर्स के, मैंने इस सेक्शन में डाला टर्मिनोलॉजीज। मैं आपको अपना सेक्शन दिखाता हूँ जो मेरे चैप्टर 3 का सेक्शन था। जो मेरे चैप्टर 3 का सेक्शन है टर्मिनोलॉजी, सॉरी ये चैप्टर 3, चैप्टर 1 है, ये है चैप्टर 3।
चैप्टर 3 में इंट्रोडक्शन के बाद मेरा सेक्शन था टर्मिनोलॉजी का। अब टर्मिनोलॉजी में मैं रिकमेंडेशन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूँ ये क्या होती है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रिकमेंडेशन प्रॉब्लम एग्जामिनर के आगे लफ्ज इस्तेमाल करूँ तो एग्जामिनर को मैं क्या कहूँ कि सर ये मैं इस डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर जी अगला जो कीवर्ड है कोल्ड स्टार्ट, ग्रुप ओरिएंटेड रिकमेंडेशन, स्पार्स रिकमेंडेशन, यूजर ओरिएंटेड रिकमेंडेशन। फिर उसके बाद ये रिकमेंडेशन जनरेशन एंड इवेलुएशन, ये मैंने सारा उसके आगे एक्सप्लेन किया कि इसका क्या मफहूम है और इसका रेफरेंस क्या है कि किस रेफरेंस से ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। रेफरेंस जो है मेरे पास मेरे कोर पेपर के ही हैं। सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन क्या कीवर्ड है, तो बेसिकली आपके एरिया से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि एग्जामिनर को ये पता होने चाहिए, वो अपने आप चैप्टर 3 के सेक्शन टर्मिनोलॉजी में डालें। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द राइटर एंड द रीडर। इसका प्री रेक्विजिट है ऑल डेफिनेशन शुड हैव रेफरेंस, यूज अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। जहां पे भी आप डायग्राम चार्ट या टेबल या कोई इक्वेशन मेंशन कर सकते हो वो लाजमी कर देना अपने टर्मिनोलॉजी के सेक्शन में। अच्छा जी, टर्मिनोलॉजी के बाद अगला जो फेज आता है वो आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैंने या किसी और ने दरियाफ्त की, ये बेसिकली रिसर्च करने के तरीकेकार है। एक बुक है, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा और इंशाल्लाह ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो हमारे पास टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं उसको मैं आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या? अप्लाइड रिसर्च भी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, कंट्रोल्ड रिसर्च भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, कोरिलेशन रिसर्च भी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, एम्पिरिकल रिसर्च भी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है। सारे जिनके साथ एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इंपेरेटिव पैराडाइम, प्रोस्पेक्टिव पैराडाइम, प्योर रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये मुख्तलिफ रिसर्च के मेथड्स हैं। ये मैं आपके साथ कुछ मेथड्स जो हैं जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अप्लाई होते हैं मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आपने बताना है कि आपने कौन सी वाली रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाई। मैंने जो लगाई मैंने एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाई। अब आपको चैप्टर 3 के अंदर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि इस एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी में होता क्या है। एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर ये 5 स्टेप्स होना जरूरी है: ऑब्जर्वेशन, इंडक्शन, डिडक्शन, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन, मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले या रिसर्च करने से पहले मैंने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन में मेरे पास 2 स्टेप्स थे: रेलेवेंट लिटरेचर, पर्पस ऑफ रिसर्च। इसको मैं इस लूप में रहा अनटिल अनलेस मुझे अपना पर्पस ऑफ रिसर्च नहीं मिल गया, तो मेरी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन के बाद इंडक्शन। इंडक्शन ये कि जो मैंने अपनी प्रॉब्लम मुझे मिली और एग्जिस्टिंग कोर पेपर्स मिले, उससे मैंने क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस, मैंने अपना हाइपोथेसिस क्रिएट किया। हाइपोथेसिस ये होता है कि एग्जिस्टिंग वर्क कह रहा है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसने तो सॉल्व कर दी, लेकिन उसके अलावा और तरीकों से वो बेहतर तरीके से हल हो सकती है। तो मेरा हाइपोथेसिस है क्या ये करने से ये प्रॉब्लम वाकई ही बेहतर तरीके से हल होगी या नहीं। ये मैंने एक सवाल पूछा है रिसर्च के अंदर, मैंने एक सवाल पूछा कि क्या ये करने से ये प्रॉब्लम बेहतर तरीके से हल होगी या नहीं। अब अगर होगी तो वो नल हाइपोथेसिस है, अगर नहीं होगी तो वो अल्फा हाइपोथेसिस है। इनमें से कोई एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, कोई एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। मेथोडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन एंड डाटा कलेक्शन आ गई। ये मेरी डिडक्शन है कि मैं उसके एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस करूं कि उसने अपने क्या मेथोडोलॉजी लगाई, उसका रिसर्च डिजाइन क्या था, उसकी डाटा कलेक्शन कैसी थी। फिर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन में एक्सपेरिमेंट करूंगा और उसके बाद मैं अपने रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट करूंगा। जो हाइपोथेसिस वैलिडेट होता है आखिरी ये टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के बाद। अभी मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसके ये स्टेप्स हैं, मुझे ये पूरे करने थे। फिर मैंने ये फर्दर आइडेंटिफाई किया कि मेरे कौन से चैप्टर में ये कौन सा, यानी इन 5 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप कौन से चैप्टर में कंप्लीट होगा। जो ये टेबल में शो किया गया कि ऑब्जर्वेशन वाला जो स्टेप है वो चैप्टर 1 और 2 में कंप्लीट हुआ, इंडक्शन वाला चैप्टर 3 में, डिडक्शन वाला चैप्टर 3 और 4 में, टेस्टिंग वाला चैप्टर 5 6 7 में, और इवैल्यूएशन वाला भी चैप्टर 5 6 7 में। चैप्टर 8 प्रेजेंट्स कंक्लूजन एंड फ्यूचर डायरेक्शन। हाँ जी, माइक ऑन किया किसी ने, कोई सवाल है आपका?
अच्छा जी, हम वापस आते हैं अपने इसके फ्लो के अंदर। तो आप अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को आइडेंटिफाई करोगे कि आउट ऑफ मल्टीपल रिसर्च मेथोडोलॉजीज आप कौन सी को फॉलो कर रहे हो। नॉर्मली वो वही होगी जो आपका एक कंपेयर्ड स्टडी इस्तेमाल करें। अब कई दफ़ा अक्सर पेपर्स में ये नहीं बताया जाता कि जी कौन सी वाली रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया। इसलिए कंप्यूटर साइंस में 2 या 3 ही इस्तेमाल होती हैं। एक एम्पिरिकल होती है और एक और है जी जो हमारे पास है मिसाल के तौर पे क्वांटिटेटिव को यानी ये आपको तो आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। फिर आ गया एक्सपेरिमेंट एंड इवैल्यूएशन सेटअप। ये जो आपका सॉरी मेथोडोलॉजी सॉरी ये ऊपर आएगा। मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन ये थर्ड पॉइंट है मेरा। अब जो थर्ड पॉइंट है मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन इसमें आप अपने फेजेस आइडेंटिफाई करोगे कि आपके रिसर्च के फेज कौन से हैं। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है तो आपका एक ही फेज बनेगा। जो जिनके ऑब्जेक्टिव्स जितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतने फेजेस बनेंगे। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा जी, ये जी मेरे रिसर्च के फेज हैं। मेरा फेज ए था कि मैंने एक सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क प्रपोज करना है। इसे मैंने कौन सा चैप्टर में कवर किया है और इसके अंदर डिजाइन, इम्प्लीमेंट, कंपेयर एंड इवैल्यूएट। मैंने हर फेज को इन 4 पैरामीटर्स के साथ चेक किया कि फेज ए में मैं डिजाइन क्या करूं, 2 मॉडल्स एंड 3 टेक्निक्स। इम्प्लीमेंट क्या करूं, मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग मॉडल्स एंड टेक्निक्स। कंपेयर क्या करूं, compared with existing techniques baseline framework। evaluate कैसे करूं, evaluation is based on performance of proposed technique। फिर आ गया जी फेज बी, इसके डिजाइन, इंप्लीमेंट, कंपेयर एंड इवेलुएट में मैं क्या क्या करूं। इसके बाद मैंने आगे इवेलुएशन मेथड्स भी लिखे हैं। जो फेज ए है जिसमें मैं एक फ्रेमवर्क प्रपोज कर रहा हूँ इसमें मैं इवेलुएट नहीं कर रहा क्योंकि इस पे मेरा एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। एक्सपेरिमेंट मेरा फेज बी, सी और डी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि मेरी पहली टेक्निक जो है वो बी में प्रपोज है, दूसरी टेक्निक मेरी सी में और तीसरी टेक्निक मेरी डी के अंदर। जो फेजेस हैं आपके रिसर्च फेज का आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपका फेज क्या है और फिर आपको इस तरह का एक चार्ट बनाना जरूरी है कि मिसाल के तौर पर आप अपने एक्सपेरिमेंट वाले चैप्टर में क्या करेंगे, टू एनहांस स्पार्स रिकमेंडेशन टेक्निक जो एग्जिस्टिंग थी आपने उसको एनहांस किया। लेट्स सपोज आपकी स्पार्स रिकमेंडेशन टेक्निक को एनहांस करनी है तो आपने कह दीजिए टू एनहांस स्पार्स रिकमेंडेशन टेक्निक। अब ये जो आप एनहांस कर रहे हो इसके अंदर ये 4 चीजें होना जरूरी है। आप इसमें कुछ डिजाइन करोगे, कुछ इंप्लीमेंट करोगे, कुछ कंपेयर करोगे, कुछ इवेलुएट करोगे। वो सारे का सारा आपने डिस्क्राइब किया। उसके बाद मैंने वो सेक्शंस लिखे कि इस सेक्शन में ये चीज़ें हो रही हैं और फिर मैंने इवैल्यूएशन मेथड की, उसमें मैंने कौन सा इवैल्यूएशन मेथड इस्तेमाल किया, प्रिसिजन, मीन, एब्सोल्यूट एरर, मैंने ये यहाँ पे लिखा है। ये जो इसमें से आधी चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्टिंग रिसर्च से आती हैं। अब मुझसे अगर आप लोग पूछें सर आपने प्रिसिजन ही क्यों लिया या मीन एब्सोल्यूट एरर ही क्यों लिया, इसका सिर्फ सिंपल सा जवाब है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया। जो मेरा कंपेयर्ड पेपर था, जो एग्जिस्टिंग स्पार्स रिकमेंडेशन टेक्निक थी, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था। उन्होंने डिज़ाइन किया था, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, उन्होंने कंपेयर किया था, उन्होंने इवैल्यूएट किया था, मैंने उसको इम्प्रूव करके यही स्टेप्स पूरे किए। लेकिन मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन में पहले आप फेजेस आइडेंटिफाई करोगे कि आपके फेजेस क्या हैं और उन फेजेस को इन कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक आप फिर एक्सप्लेन करोगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग स्टडीज। अच्छा जी, मैंने ये फेज का तो आइडेंटिफाई कर दिया। अब एग्जिस्टिंग पेपर ने ये किया कैसे था वो फिर मैं हर फेज को जब एक्सप्लेन करूंगा उसमें बताऊंगा जी। फेज बी के अंदर मैं लेट्स सपोज फेज बी में आ जाता हूँ। फेज बी, अब फेज बी मेरी है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम के ऊपर यानी कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है क्या, इसको मैंने डेफिनेशन दी और मैंने उसको अपने कोर पेपर से लिंक करके यानी उस कोर पेपर्स में से ही निकाल कर दिया। फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी टू एड्रेस कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम के एग्जिस्टिंग पेपर ने इसको एड्रेस कैसे किया। तो ये सारे का सारा पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उनके रेफरेंस दिए। फिर टेक्निक्स टू एड्रेस कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, इनको हल करने की टेक्निक्स कौन सी थी। तो जो 2 मेथड्स हैं जी, एक पॉपुलैरिटी रैंकिंग, एक रैंडम रैंकिंग, इन्होंने प्रपोज किया। फिर ये शपीरा ने भी कुछ प्रपोज किया। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो 2 टेक्निक्स हैं वो क्या है और वो किस तरह काम करेंगे। फिर अगला सवाल आता है कि इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हुई और वो इवैल्यूएट कैसे हुई। तो फिर मैंने बताया कि सेक्शन 5 ऑफ चैप्टर 5 इसको डिटेल में डिस्कस करेगा और हर सेक्शन जो बताएगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसी वो किस सेक्शन में है,
इवैल्यूएशन कैसे ही वो किस सेक्शन में है। अच्छा, ये ऐसे इसलिए किया है कि मेरा एग्जामिनर ये कह रहे थे कि जो इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन है ना, आप अपनी और कंपेयर्ड पेपर की एक चैप्टर में ले जाएं। ये कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन को यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर देंगे चैप्टर 3 में। लेकिन मेरा एग्जामिनर ये कह रहा था कि क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपने जो स्टेप्स किए हैं, आपके एग्जिस्टिंग ने भी वही किए हैं या नहीं किए। तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन एक चैप्टर में दें। तो उसके चैप्टर 5 के पहले जो आधे सेक्शंस हैं, वो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स की इम्प्लीमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इवैल्यूएशन, उसका रिसर्च डिज़ाइन, उसका एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, वो सारा पहले चैप्टर 5 एग्जिस्टिंग का बताता है। फिर मेरी जो प्रपोज्ड टेक्निक्स हैं, वो बताता है कि इसमें क्या मैंने चेंज किया है। फिर मेरे से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एक्सपेरिमेंटेशन सारा चैप्टर 5 में डिस्कस है। लेकिन ये सारा एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आपने अपने एग्जामिनर को क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ है जो एग्जिस्टिंग ने की है और वो किस किस जगह आपने एक्सप्लेन किया है। ये आप चैप्टर 5 में भी डाल सकते हैं, यानी अपने एक्सपेरिमेंट वाले चैप्टर में भी डाल सकते हैं, या अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले में भी डाल सकते हैं जो एग्जिस्टिंग से रिलेटेड है। जो आपका अपना एक्सपेरिमेंट है वो तो अलहदा चैप्टर में ही आएगा। फिर एक्सपेरिमेंट एंड इवैल्यूएशन सेटअप, जो एक्सपेरिमेंट का मैंने रिसर्च डिज़ाइन बनाया और एवेल्यूएशन सेटअप बनाया, उसमें मेरा हार्डवेयर क्या लगा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरे हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस क्या थी, मेरे डेटा सेट, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आ गया कि मैंने किस तरह एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया। ये थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट मैं इधर नहीं कर रहा, लेकिन मैं थ्योरी प्रेजेंट करूँ कि मैंने डिज़ाइन ऐसे किया। डेटा जनरेशन एंड इवैल्यूएशन, अगर मैंने कुछ डेटा जनरेट किया है, ये डेटा जनरेशन मेरे कॉन्सेप्ट में यहाँ पे यानी यहाँ पे जो मैंने डेटा जनरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने डेटा जनरेट किया है। जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स मौजूद हैं, उनको जो मैंने स्प्लिटिंग किया है और स्प्लिटिंग का क्राइटेरिया मैंने क्या लगाया है, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डेटा सेट मेरा जनरेटेड नहीं है। फिर प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, वो प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया और उसको इवैल्यूएट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले लगाए गए हैं, वो मैंने इस सेक्शन में डिस्कस किया। फिर उसके बाद आ जाता है जी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ये कि आप किन किन पैरामीटर्स के हिसाब से जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, और फाइनली आप चैप्टर 6 में अपनी समरी प्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। क्लास, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। अगर नहीं है तब भी आइडेंटिफाई कर दें, फिर हम सेशन एंड कर लें। ये जो भी मैंने डायग्राम आपको दिखाई है, ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपको ये वीडियो लिंक जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने चैप्टर 2 कवर करवाया नहीं है, मेरे ख्याल में मैंने आपको चैप्टर 2 कवर करवा दिया था। आप लोगों को चैप्टर 2 कवर करवाया है कि नहीं कवर करवाया, मुझे ये बता दें ज़रा। चलो कोई बात नहीं, चैप्टर 2 जो है वो चैप्टर 3 से इंडिपेंडेंट है। मैं इंशाल्लाह कल आपको चैप्टर 2 कवर करवा देता हूँ। उसके भी इसी तरह हर सेक्शन को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन है मेरे पास, सर हमारे चैप्टर 3 का नाम मेथड्स एंड मटेरियल्स है, तो ये सब पॉइंट्स चैप्टर 3 में लिखने हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए ना, ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो अक्लमंद के लिए थोड़ा सा इशारा काफ़ी होता है। आप, क्योंकि एग्जामिनर ने तो जब आना है, उसने तो अपने जहन में सवाल बनाकर आने हैं। आप उसको पहले से ही इतने जवाबात दे दो कि वो जब आपके पास सवाल लेकर आए ना, तो आपके पास आसान सवाल लेकर आए। मैंने वो वाइवेज या डिफेंस भी देखे हैं जहां एग्जामिनर स्टूडेंट को एक क्रेडिट देते हैं कि आपका थीसिस बहुत अच्छा लिखा, आपने मेरे लिए कोई सवाल पूछने के लिए छोड़ा ही नहीं।
और मैंने वो थीसिस के इवैल्यूएशन भी देखी हैं जहाँ पे एग्जामिनर कह देता है कि ये हमें समझ ही नहीं आ रहा, ये आप दोबारा डिफेंड करें, इसको दोबारा सारा लिखें और दोबारा डिफेंड करें। तो मेरा यहाँ पे काम ये था कि मैं आपको वो सेक्शंस आइडेंटिफाई कर दूं और वो सेक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जामिनर देखेगा मैं वो आइडेंटिफाई करूं, ताकि आप अपना थीसिस लिखते वक्त वो चीज़ें वहां लिख दो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ठीक है इसने चीज़ें सारी लिखी हुई हैं तो इसका थीसिस अच्छा लिखा था। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं सेशन एंड करता हूँ। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अगर खुदा ना खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त है तो उसको आसान कर दे। मुझे और अपने क्लास वालों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नमाज ज़रूर पढ़ें और नाउमीद ना हो, मोमिन नाउमीद नहीं होता। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।